नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही अहम अध्याय पर बात करने वाले हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और हाँ, खास तौर पर वो तस्वीर जो हम सबके जहन में है, दांडी मार्च। नमस्कार। हाँ, ये वाकई एक ऐसा मोड़ था जिसने आज़ादी की लड़ाई को आप कह सकते हैं एक नई दिशा दी। हमारे पास इस विषय पर कुछ नोट्स और दस्तावेज हैं और आज हम इन्हीं के जरिए इस आंदोलन की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और नमक जैसी मामूली सी दिखने वाली चीज कैसे गुलामी की जंजीरों के खिलाफ इतनी बड़ी ताकत बन गई। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। मतलब सामूहिक सविनय अवज्ञा, शांति से पर दृढ़ता से गलत कानूनों को मानने से इनकार करना। इसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी, एक नया रास्ता दिखाया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इसकी नींव कहाँ पड़ी? सुनने में आता है लाहौर में कुछ बड़े फैसले हुए थे। हाँ, बिल्कुल। बात असल में शुरू होती है 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन से। वहीं पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ये अधिकार मिला कि भाई जब सही लगे सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दो। अच्छा, ये पूर्ण स्वराज की मांग के ठीक बाद हुआ होगा। एग्जैक्टली, ये उसी पृष्ठभूमि में था। माहौल गर्म था। और फिर वो घड़ी आई जब फैसला लेना था। बिल्कुल, फरवरी 1930। जगह थी साबरमती आश्रम। कांग्रेस वर्किंग कमेटी फिर से बैठी। वहां माहौल में एक उम्मीद भी थी और शायद थोड़ी बेचैनी भी कि आगे क्या होगा। और यहीं वो ऐतिहासिक फैसला हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की कमान महात्मा गांधी को सौंपी जाएगी। ठीक है, तो इसे थोड़ा खोलते हैं। मतलब गांधी जी ही क्यों, और यही तरीका सविनय अवज्ञा इसी वक्त क्यों? ये जानना दिलचस्प है कि समिति ने इतने बड़े, मतलब जिसका नतीजा पता नहीं था, ऐसे आंदोलन का जिम्मा गांधी जी को क्यों दिया? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये गांधी जी की उस वक्त की जो स्थिति थी उसको दिखाता है। पहली बात तो ये कि उनकी अहिंसक सत्याग्रह की जो रणनीति थी वो तब तक काफी हद तक आजमाई जा चुकी थी। चंपारण, खेड़ा, बारडोली। हाँ, लोगों ने उसकी ताकत देखी थी। बिल्कुल, उसकी नैतिक शक्ति को लोग पहचानने लगे थे। और दूसरी और शायद सबसे अहम बात, आम जनता से उनका जुड़ाव। वो जिस तरह लोगों को साथ ला सकते थे, उन्हें आंदोलित कर सकते थे, वैसा शायद ही कोई और कर पाता। उनकी अपील जबरदस्त थी। और सविनय अवज्ञा का रास्ता? देखिए, उस वक्त के राजनीतिक माहौल में ना एक सीधी कार्रवाई का दबाव बनाने की जरूरत महसूस हो रही थी। साइमन कमीशन का विरोध हुआ, नेहरू रिपोर्ट पे बात बनी नहीं, तो ऐसे में शांति से कानून तोड़ना, मतलब सविनय अवज्ञा, ये ब्रिटिश राज पर नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह का दबाव बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार लगा। और गांधी जी इस पूरी सोच के, इस पूरी रणनीति के प्रतीक थे। तो समिति का उन पर भरोसा जताना उनकी दूरदर्शिता और लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता पर पूरा विश्वास दिखाता है। और इसी विश्वास ने फिर उस ऐतिहासिक दांडी यात्रा को जन्म दिया। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से गांधी जी निकले, साथ में उनके करीब 78 चुने हुए साथी, एक लंबी, बहुत लंबी यात्रा पर। हाँ, ये कोई पिकनिक नहीं थी। मंजिल थी दांडी, गुजरात के समुद्र तट पर एक छोटा सा गांव। आश्रम से करीब आप मान लीजिए 385 किलोमीटर दूर। और ये सिर्फ पैदल चलना नहीं था, ये अपने आप में एक चलता फिरता संदेश था। लोग जुड़ते गए होंगे रास्ते में। हजारों लोग। गांधी जी गांव में रुकते, लोगों से बात करते, स्वराज का मतलब समझाते, अहिंसा का पाठ पढ़ाते। माहौल बन गया था पूरा। पूरे 24 दिन की यात्रा। और फिर आया वो दिन, 6 अप्रैल 1930। गांधी जी दांडी के तट पर पहुंचे और जैसा हम सब जानते हैं, समंदर के पानी से बनी एक मुट्ठी नमक उठाकर ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ दिया। हाँ, वो एक प्रतीकात्मक क्षण था। और उससे एक दिन पहले 5 अप्रैल को जब वो दांडी पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों से कहा भी था, उनके शब्द थे, मैं इस अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। इरादा साफ था। और ये नमक का चुनाव, ये कमाल का था। नमक ही क्यों? ये गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक था, कह सकते हैं। नमक इसलिए क्योंकि नमक हर घर की जरूरत थी। अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, शहर में रहता हो या देहात में, नमक सबको चाहिए। और अंग्रेजों ने इस पर टैक्स लगा रखा था। हाँ, न सिर्फ टैक्स बल्कि नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार था, मोनोपोली। और टैक्स भी भारी था। ये टैक्स सीधा आम आदमी की जेब काटता था। तो नमक कानून तोड़ना सिर्फ एक कानून तोड़ना नहीं था,
हाँ, ये सीधे अंग्रेजी राज के शोषण पर चोट थी। बिल्कुल, ये ब्रिटिश राज के अन्यायपूर्ण चरित्र पर सीधा हमला था। ये आम आदमी की रोज की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा था। इसने लाखों भारतीयों को आंदोलन से सीधे जोड़ दिया, भावनात्मक रूप से। और ये सत्याग्रह का जो मूल सिद्धांत है कि अन्यायपूर्ण कानून को शांति से मत मानो, उसका एकदम सटीक और शक्तिशाली प्रतीक बन गया। जाहिर है, इतनी बड़ी घटना हुई तो दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई होगी, प्रतिक्रियाएं भी आई होंगी। हमारे नोट्स बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने तो इसकी तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस लौटने वाले मार्च से कर दी थी। मतलब इसे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना माना उन्होंने। हाँ, और ये तुलना दिखाती है कि इसका पैमाना और इसका असर तो कितना बड़ा समझा जा रहा था। लेकिन हाँ, सभी प्रतिक्रियाएं ऐसी तारीफ वाली नहीं थी। हाँ, वो भी है। एक अंग्रेज पत्रकार थे एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड। उन्होंने तो मजाक उड़ाते हुए लिखा था, भाई क्या एक सम्राट को केतली में पानी उबालकर हराया जा सकता है? ये दिखाता है कि कुछ लोग या तो इसकी सिंबॉलिक पावर समझ नहीं पाए या शायद समझना ही नहीं चाहते थे। पर यही बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी तंज का जवाब भी दिया गया। हाँ, उस समय के एक बड़े अखबार द स्टेट्समैन ने लिखा। क्या लिखा था? उन्होंने लिखा कि भाई गांधी समुद्री पानी को तब तक उबाल सकते हैं जब तक भारत को डोमिनियन स्टेटस न मिल जाए। वाह, मतलब ब्रेल्सफोर्ड के ठीक उलट। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कुछ लोग समझ रहे थे कि ये सिर्फ पानी उबालना नहीं है, इसके पीछे जो राजनीतिक गहराई है, जो लोगों को जोड़ने की ताकत है, वो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला सकती है। और ये नींव हिली भी। ये उबाल सिर्फ गुजरात तक नहीं रुका, गांधी जी के नमक कानून तोड़ने की अपील पूरे देश में फैल गई। हाँ, आग की तरह फैली। ये एक अखिल भारतीय आंदोलन बन गया। अब देखें तमिलनाडु में, वहां वयोवृद्ध नेता सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी कहते हैं, उन्होंने त्रिचिनोपोली से वेदारण्यम तक ऐसा ही नमक मार्च निकाला। अच्छा, वहां भी नमक कानून तोड़ा गया? हाँ, बिल्कुल, नमक कानून तोड़ा, गिरफ्तारियां भी हुई। फिर मालाबार में देखिए, के केलप्पन ने कालीकट से पयन्नूर तक मार्च किया। आंध्रा, उड़ीसा, वहां भी? हाँ, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में भी नमक सत्याग्रह हुए। जहां नमक बनाना आसान नहीं था, जैसे बंगाल और बिहार, वहां चौकीदारी टैक्स के खिलाफ आंदोलन चला। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये साफ है कि दांडी मार्च तो बस एक शुरुआत थी। बिल्कुल, गांधी जी का आह्वान एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की आग लगा दी। ये किसी एक नेता या इलाके का आंदोलन नहीं रहा, इसने अलग अलग शक्लों में पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया। ये इसकी अखिल भारतीय प्रकृति और गांधी जी की अपील की गहराई को दिखाता है। जाहिर है, और इस सरकार चुप तो नहीं बैठी होगी। जब आंदोलन इतना फैल रहा था तो उन्होंने दमन भी किया होगा। हाँ, बिल्कुल, सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां होने लगीं और सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई 5 मई 1930 को। खुद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ ले गए उन्हें? उन्हें यरवदा जेल भेज दिया गया, पुणे में। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब वो धरसाना में सरकारी नमक गोदाम पर एक अहिंसक रेड या छापा मारने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन क्या गांधी जी की गिरफ्तारी से आंदोलन रुक गया? नहीं, यही तो इस आंदोलन की खासियत थी। नेतृत्व की एक पूरी चेन तैयार थी। गांधी जी गिरफ्तार हुए तो अब्बास तैयब जी ने कमान संभाली। अच्छा, ये कौन थे? ये गुजरात के एक बहुत सम्मानित रिटायर्ड जज थे, लेकिन वो भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। और उनके बाद? उनके बाद आई सरोजिनी नायडू, कवयित्री, स्वतंत्रता सेनानी। ये दिखाता है कि आंदोलन में महिलाओं की भूमिका कितनी अहम और सक्रिय थी। और सरोजिनी नायडू ने ही फिर धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर उस अहिंसक छापे का नेतृत्व किया जिसकी योजना गांधी जी बना रहे थे। धरसाना की घटना, इसका जिक्र बहुत होता है। क्या हुआ था वहां पर, थोड़ा बताएंगे? धरसाना में जो हुआ वो सत्याग्रह के इतिहास में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, दर्दनाक लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय है। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में सत्याग्रहियों की टोलियां बिल्कुल निहत्थ थी, शांति से नमक गोदाम की ओर बढ़ीं। और पुलिस ने उन पर भयानक लाठीचार्ज किया, बर्बरता से। सत्याग्रही गिरते रहे, चोट खाते रहे, लेकिन पीछे नहीं हटे। जैसे ही एक टोली घायल होकर हटती, दूसरी उसकी जगह लेने आ जाती। ये तो भयानक रहा होगा। हाँ, लेकिन दुनिया तक की खबर पहुंची। वो कैसे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, वो उस वक्त वहीं मौजूद थे। अच्छा, उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा, उसकी रिपोर्टिंग की। उन्होंने लिखा कि कैसे सत्याग्रही बिना हाथ उठाए, बिना विरोध किए बस लाठियां खाते रहे। मिलर की ये रिपोर्ट्स दुनिया भर के, कहते हैं, करीब 1350 से ज्यादा अखबारों में छपी। बाप रे! इसने ब्रिटिश शासन का जो दमनकारी चेहरा था उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। और भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति जगाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही।
ये तो कमाल है। मतलब एक के बाद एक नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, इतना जुल्म हो रहा है, फिर भी आंदोलन चल रहा है और दुनिया तक आवाज भी पहुंच रही है। बिल्कुल। इससे दो बातें साफ होती हैं। पहली कि आंदोलन का संगठन कितना मजबूत था कि नेतृत्व खत्म ही नहीं हुआ, और दूसरी वेब मिलर जैसे पत्रकारों की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज ने इसे सिर्फ भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहने दिया। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अहिंसक प्रतिरोध की जो रणनीति है, जब उसे दुनिया के मंच पर लाया जाता है तो उसकी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। दर्साना ने यह दिखा दिया, नैतिक बल और दुनिया की नजरें ये भी हथियार बन सकते हैं। और ये जो भागीदारी थी, ये सिर्फ जाने पहचाने नेताओं या कांग्रेस के गढ़ तक ही सीमित नहीं थी। जैसा आपने पहले भी इशारा किया, हमारे स्रोत बताते हैं कि समाज के बहुत अलग अलग हिस्सों से, दूर दराज के इलाकों से भी लोग जुड़े थे। हाँ, ये विविधता बहुत अहम है। आप उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को देखिए, NWFP, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी या बादशाह खान भी कहते हैं, उन्होंने खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर के सेवक नाम का एक जबरदस्त अहिंसक आंदोलन खड़ा किया था। हाँ, लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं ना उसे। बिल्कुल। उनके अनुयायी लाल कुर्ती पहनते थे और उन्होंने सविनय अवज्ञा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खान साहब गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के बड़े पक्के समर्थक थे। उन्होंने पठानों के बीच राष्ट्रीय एकता और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का संदेश फैलाया। और उनकी भागीदारी ने यह भी दिखाया होगा कि ये आंदोलन सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। यकीनन उस इलाके के मुसलमानों की इतनी बड़ी भागीदारी ने इस दावे को सीधी चुनौती दी। और इसी इलाके से एक और बड़ी घटना का जिक्र मिलता है, पेशावर की घटना। हाँ, पेशावर में अप्रैल 1930 में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। अंग्रेज अधिकारियों ने गढ़वाल राइफल्स के एक पलटन को, जिसमें ज्यादातर हिंदू सैनिक थे, हुक्म दिया कि निहत्थी मुस्लिम भीड़ पर गोली चलाओ। लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में इन सैनिकों ने अपने ही देशवासियों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। ये ब्रिटिश राज के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ये दिखा रहा था कि आंदोलन का असर अब भारतीय सैनिकों की वफादारी पर भी पड़ने लगा था, जो अंग्रेजी साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थे। ये तो उत्तर पश्चिम की बात हुई। क्या पूर्वोत्तर से भी कोई ऐसी मिसाल है? बिल्कुल है। मणिपुर में, वहां नागा जनजाति की एक बहुत बहादुर लड़की थी, रानी गेदिनल्यू। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने भाई जादोनांग का काम आगे बढ़ाया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। 13 साल की उम्र में? हाँ, इस आंदोलन को जिया तरंग आंदोलन कहा गया। उन्होंने गांधी जी के संदेश से प्रेरणा ली और लोगों से कहा कि टैक्स मत दो, कानून मत मानो। उनका क्या हुआ फिर? उन्हें महज 16 साल की उम्र में पकड़ लिया गया और आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। वो आजादी के बाद ही जेल से बाहर आ पाए। ये सारे उदाहरण, खुदाई खिदमतगार, गढ़वाली सैनिकों का इनकार, रानी गेदिनल्यू का संघर्ष, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? ये दिखाते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सिर्फ कांग्रेस पार्टी या शहरों के पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन नहीं था। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। गांवों में, किसानों में, अलग अलग मजहबों के लोगों में, आदिवासी इलाकों में और NWFP जैसे नाजुक और अहम सीमाई इलाकों में। और गढ़वाल राइफल्स वाली घटना तो खास तौर पर अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी थी। ये उनकी फौजी ताकत की बुनियाद पर ही सवाल उठा रही थी। आंदोलन का ये जो तीव्र दौर था, इसके बाद हमारे स्रोत बताते हैं कि गांधी जी के काम करने के तरीके में कुछ बदलाव आया। वो सक्रिय राजनीति से थोड़ा हटकर रचनात्मक कामों में ज्यादा लग गए। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। 1934 के आसपास, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य दौर खत्म हो रहा था, गांधी जी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो अब अपना पूरा समय रचनात्मक कार्यक्रम और खास तौर पर हरिजन उत्थान के लिए देंगे। हरिजन शब्द वो उस वक्त दलितों के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छा, तो उन्होंने इसके लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए थे शायद? हाँ, बिल्कुल। इससे पहले ही सितंबर 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था, उसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग बनाई थी और हरिजन नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू की थी। 1933-34 में उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ पूरे देश का दौरा भी किया था। 1944 के बाद तो उनका पूरा ध्यान इसी काम पर लग गया। तो इस सब का क्या मतलब निकालें? क्या ये माना जाए कि वो राजनैतिक आजादी की लड़ाई से पीछे हट गए थे? पीछे हटना शायद ये सही शब्द नहीं होगा। देखिए, गांधी जी के लिए ना, राजनैतिक आजादी आखिरी मंजिल नहीं थी। वो पूर्ण स्वराज का सिर्फ एक हिस्सा थी। और पूर्ण स्वराज का मतलब था एक ऐसा समाज जो न सिर्फ बाहरी गुलामी से आजाद हो,
बल्कि अपनी अंदरूनी सामाजिक बुराइयों और नाइंसाफी से भी आज़ाद हो। मतलब सामाजिक सुधार भी उतना ही जरूरी था। तो उनके लिए शायद ज़्यादा ज़रूरी। उनका मानना था कि अस्पृश्यता जैसी गहरी जड़ें जमाई हुई सामाजिक बुराई अगर समाज में रहेगी तो सच्चा स्वराज आ ही नहीं सकता। इसलिए उनके लिए हरिजन उत्थान का काम आज़ादी की लड़ाई का ही एक अटूट हिस्सा था, शायद सबसे ज़रूरी हिस्सा। ये बाहरी दुश्मन यानी ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई को समाज के अंदर के दुश्मन यानी जाति के भेदभाव के खिलाफ लड़ाई से जोड़ने की कोशिश थी। हो सकता है उन्होंने सविनय अवज्ञा के दौरान ये महसूस किया हो कि सामाजिक एकता और बराबरी के बिना राजनीतिक लड़ाई अधूरी है। तो आज की इस बातचीत में हमने देखा कि कैसे लाहौर अधिवेशन और साबरमती की बैठकों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जमीन तैयार की, कैसे गांधी जी को इसका नेता चुना गया। फिर हमने दांडी मार्च की पूरी यात्रा, नमक के प्रतीक का मतलब और उसके पीछे की गहरी सोच को समझा। हाँ, और ये भी देखा कि कैसे वो एक चिंगारी पूरे देश में फैली तक। हमने अंग्रेजी दमन धरसाना जैसी घटनाओं, नेतृत्व की निरंतरता और वेब मिलर जैसे पत्रकारों के रोल पर भी बात की। और आखिर में हमने गांधी जी के बदलते फोकस को भी समझा कि कैसे उन्होंने राजनीतिक सक्रियता के साथ साथ सामाजिक सुधार, खासकर अस्पृश्यता मिटाने को अपने मिशन का केंद्र बनाया। उस स्रोतों का ये जो आखिरी हिस्सा है वो हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है ना? गांधी जी का 1934 के बाद अपना सारा समय हरिजन उत्थान में लगाना, ये इस बात पर जोर देता है कि कैसे राजनीति का आज़ादी के आंदोलन अक्सर समाज के अंदर के गहरे सुधारों से जुड़े होते हैं। कभी कभी तो उन्हें प्राथमिकता भी देते दिखते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी देश के अंदर सदियों से चली आ रही सामाजिक नाइंसाफी जैसे जाति का भेदभाव, उसे खत्म करने की कोशिश बाहरी गुलामी से आज़ादी की बड़ी लड़ाई को कैसे प्रभावित करती है? क्या ये उसे मजबूत करती है या कभी कभी उसे और उलझा देती है? ये सवाल शायद आज भी उतना ही मौजूद है।